स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3B लॉज ऑफ मोशन से। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच कॉजेज मोशन इन बॉडी। कौन सी वो फिजिकल क्वांटिटी है जो मोशन कॉज करती है, क्रिएट करती है बॉडी में। दैट फिजिकल क्वांटिटी इज नथिंग बट फोर्स। तो फोर्स इज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच कॉजेज मोशन इन अ बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इज फोर्स नीडेड टू कीप अ मूविंग बॉडी इन मोशन। क्या फोर्स की जरूरत पड़ती है एक मूविंग बॉडी को मोशन में रखने के लिए। तो इन एब्सेंस ऑफ फोर्स, अगर और कोई फोर्स ना रहे, आफ्टर ब्रिंगिंग एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपने मोशन में ला दिया, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप इट मूविंग। तो कोई फोर्स फर्दर जरूरत नहीं पड़ेगी उसको मूव कराते हुए। यहाँ एक चीज मेंशन करने वाली बात है, वो है एब्सेंस ऑफ फोर्स। आपने बॉडी को मोशन में ला दिया फोर्स से और कोई अदर फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं कर रहा, कंटिन्यूअसली बॉडी चलती रहेगी। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, एन ऑब्जेक्ट इफ वंस इन मोशन, एक बार अगर मोशन में डाल दिया, मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ नो फोर्स एक्ट ऑन इट। कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वगैरह, एयर वगैरह नहीं रहे, तो वो क्या करेगा, वो लगातार यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3। अ बॉल मूविंग ऑन अ टेबल टॉप इवेंचुअली स्टॉप। बॉल जो मूव कर रहा होता है टेबल टॉप पे, वो क्या करता है, रुक जाता है। एक्सप्लेन द रीजन। तो इट हैज बीन कंक्लूडेड बाय वेरियस एक्सपेरिमेंट that in absence of force of friction after bringing an object in motion no force is required to keep it moving। तो यहाँ यही बात देखो, पूछ रहा था कि क्यों बॉल रुक जाता है, जबकि ऊपर अभी आप कह रहे हो कि एब्सेंस में फोर्स के जो है एक मूविंग ऑब्जेक्ट रुकना नहीं चाहिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चलना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए और उससे ये निर्णय निकाला गया कि अगर एब्सेंस रहेगा किसी फोर्स का, मेनली किसका, यहाँ फ्रिक्शन का है, कि अगर एब्सेंस रहेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का, तो एक ऑब्जेक्ट को अगर तुमने मोशन में ला दिया तो कोई दूसरी फोर्स अब नहीं चाहिए उसको मूव कराते रहने के लिए, यानी कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगी। एंड एज सून एज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट द ऑब्जेक्ट इज नो लॉन्गर इन मोशन। और जैसे ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगी बॉडी के ऊपर जो कि मूव कर रही थी, वो क्या करेगी, बॉडी रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। इसी तरीके से सिमिलरली अ बॉल मूविंग ऑन अ टेबल टॉप इवेंचुअली स्टॉप्स बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉल एंड प्लेन। जो टेबल का प्लेन है, सरफेस, और जो बॉल है उसके बीच में क्या लगता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और यही फ्रिक्शन क्या करेगा, अपोज कर देता है बॉल के मोशन को और बॉल स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अ बॉल इज मूविंग ऑन अ परफेक्टली स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। बॉल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, बिल्कुल परफेक्ट स्मूथ, बिल्कुल चिकना हॉरिजॉन्टल सरफेस है। इफ नो फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया गया, विल इट्स स्पीड डिक्रीज, इंक्रीज और रिमेन अनचेंज्ड। अब यहां पहले बात कह दी इसने कि नो फोर्स इज अप्लाइड, मतलब फ्रिक्शन भी नहीं है। मान लेते हैं, यही तो मानेंगे कि फ्रिक्शन भी नहीं है, तो ऐसे केस में स्पीड डिक्रीज क्यों होगी, इंक्रीज क्यों होगी, बल्कि कैसी रहेगी, अनचेंज्ड। जिस स्पीड में वो मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वो मूव करती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 5। What is the Galileo's law of inertia? गैलीलियो का लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है। तो अकॉर्डिंग टू गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया, अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। एक बॉडी जो है लगातार कंटिन्यू करेगी रेस्ट में रहना या फिर यूनिफॉर्म मोशन में, अनलेस, जब तक कि एन एक्सटर्नल फोर्स, कोई दूसरा बाहरी फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। जब तक कोई दूसरा फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं किया जाएगा तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। यही है आपका गैलीलियो का लॉ ऑफ इनर्शिया।
क्वेश्चन नंबर 6 है कि स्टेट द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताइए। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट, क्या कहता है, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। कोई बॉडी स्टेशनरी है, रेस्ट में है, रेस्ट में ही रह जाएगी। एंड अ बॉडी इन मोशन कंटिन्यू इन मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, अनचेंज्ड स्पीड के साथ मोशन में रह जाएगी, अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। जब तक कि कंपेल न किया जाए किसी दूसरे फोर्स के द्वारा, जो कि बाहरी फोर्स लगे, कोई दूसरा फोर्स उसके ऊपर जो उसको कॉम्पेल करे कि हाँ वो अपना स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन का जो पोजीशन है वो बदल ले। ठीक है, तो यहाँ पे जब तक कोई दूसरा फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इनर्शिया, या फिर कह सकते हो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। तो ये बॉडी की खुद की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो रेजिस्ट करता है किसी बदलाव को, यानी अपने अंदर किसी चेंज को होने नहीं देता है। चाहे वो रेस्ट में है तो मोशन में नहीं होने देता खुद को, और मोशन में है तो रेस्ट में नहीं आने देता खुद को। What is meant by the term inertia? इनर्शिया से क्या समझते हो आप? क्वेश्चन नंबर 8, इनर्शिया है क्या? तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इटसेल्फ। इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है बॉडी की कि जिसकी वजह से वो खुद का जो स्टेट है, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे वो मोशन में हो, उसको खुद से बदल नहीं सकता, अपने आप नहीं बदल सकता। कोई दूसरा फोर्स उस पर एक्ट करेगा तब वो बदलेगा। अनटिल सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, जब तक कि कोई दूसरा फोर्स उसके ऊपर अप्लाई न किया जाए। क्वेश्चन नंबर 9, गिव क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो क्वालिटेटिव डेफिनेशन आपको बताना है, वो भी फोर्स का, न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग। द क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज, वो क्या है कि फोर्स इज दैट एक्सटर्नल कॉज विच टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या करता है फोर्स? तो फोर्स इज दैट एक्सटर्नल कॉज, वो बाहरी कारण है, कॉज है, विच टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो बदलने की प्रवृत्ति रखता है। टेंड्स टू चेंज मतलब प्रवृत्ति रखता है बदलने की, चाहे तो रेस्ट पोजीशन हो या फिर मोशन पोजीशन हो किसी ऑब्जेक्ट का, उसको बदल देता है ये। क्वेश्चन नंबर 10 है कि नेम द फैक्टर ऑन विच इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स एंड स्टेट हाउ डज इट डिपेंड ऑन द फैक्टर स्टेटेड बाय यू। आपको बताना है कि कौन से फैक्टर पे इनर्शिया बॉडी का डिपेंड करता है और किस तरह से डिपेंड करता है, हाउ। तो जो इनर्शिया है ना वो डायरेक्टली डिपेंड करता है किसके ऊपर? मास के ऊपर। ठीक है, इनर्शिया डिपेंड करता है किसके ऊपर? मास के ऊपर। मास जो है वही मेजर है इनर्शिया का ऑफ अ बॉडी। जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। गिव टू एग्जाम्पल टू शो दैट ग्रेटर द मास ग्रेटर इज द इनर्शिया ऑफ बॉडी। आपको दो उदाहरण से यहाँ पे समझाना है, दिखाना है, कह सकते हो कि कैसे ग्रेटर मास होने की वजह से, ज्यादा मास होने की वजह से ज्यादा इनर्शिया होता है। तो ये आपको समझाना है यहाँ पे एग्जाम्पल से। तो हम देखेंगे कि इट इज इजियर टू स्टॉप एन एम्प्टी ट्रक देन अ लोडेड ट्रक बाय अप्लाइंग फोर्स ऑफ ब्रेक। जब ब्रेक अप्लाई किया जाता है तो जो लोडेड ट्रक होती है
उसको ज़्यादा मुश्किल होता है ब्रेक अप्लाई करके रोकना, जबकि एक खाली ट्रक होती है ना अनलोडेड, तो उसको आसानी से जो है एम्प्टी ट्रक को ब्रेक लगा के रोक लिया जाता है। इसके अलावा अ स्टोन हैज़ ग्रेटर इनर्शिया देन अ फुटबॉल ऑफ सेम साइज। एक फुटबॉल ले लो सेम साइज का और एक पत्थर ले लो सेम साइज का, तो किसके पास ज़्यादा इनर्शिया है? तो आपका स्टोन के पास। इफ़ वी किक अ स्टोन इट विल नॉट मूव बिकॉज ऑफ इट्स हाई इनर्शिया, बट इफ़ वी किक अ फुटबॉल इट विल मूव अ लॉन्ग अवे। उस पत्थर को अगर तुम मारोगे ना, अगर फुटबॉल साइज का है, तब तो टांगी टूट जाने वाली है, मूव भी नहीं करेगा वो, है ना। वहीं अगर फुटबॉल को किक करोगे तो अच्छी खासी दूरी पे जाएगा वो। दस अ स्टोन रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट बेटर देन अ फुटबॉल डज। तो जो पत्थर होता है वो रेजिस्ट करता है, यानी चेंज नहीं करता अपना पोजीशन, है ना, बेटर देन द फुटबॉल। फुटबॉल से काफी अच्छा खासा, तो यानी उसका मास क्या है, ज्यादा है, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मोर द मास मोर डिफिकल्ट इज टू मूव द बॉडी फ्रॉम रेस्ट। जितना ज़्यादा मास होगा उसके अंदर, बॉडी के अंदर, उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगा कि बॉडी को रेस्ट से मूव किया जा सके। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट बाय गिविंग एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देते हुए, तो अभी ये वाला एग्जाम्पल वही दिया तो सेम है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है बस। अ ट्रक हैज़ मोर मास देन अ कार। ट्रक के पास क्या होता है, ज़्यादा मास होता है कार से, तो ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होता है टू मूव और स्टार्ट अ ट्रक देन अ कार। कार से ज़्यादा आपको चाहिए। कार को तो देखा होगा एक इकलौता आदमी भी धक्का लगा देता है, छोटी मोटी कार हो, ऑल्टो वगैरह हो तो। वहीं आप ट्रक को देखो यार, एक बंदे से कभी कुछ नहीं होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13, नेम द टू काइंड्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया दो तरह के हैं, जो बॉडी की प्रॉपर्टी है कि जिसकी वजह से वो जो है कि रेजिस्ट करता है चेंज को। तो ये दो तरह की इनर्शिया है, एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट और दूसरा है आपका इनर्शिया ऑफ मोशन। क्वेश्चन नंबर 14 है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर एक का एग्जाम्पल देना है यहाँ पे। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल देना है और इनर्शिया ऑफ मोशन का। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल लो कि व्हेन वी बीट अ कारपेट विथ अ स्टिक, डस्ट पार्टिकल फॉल ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड दैट पार्ट ऑफ कारपेट मूव्स अहेड। कहना ये चाहता है कि देखो यहाँ पे ये कारपेट है, ठीक, इसके ऊपर तुमने डंडी मारी, इसके ऊपर क्या लगे हुए हैं, धूल लगे हुए हैं, है ना, डस्ट लगा हुआ है। जब तुमने इसके ऊपर डंडी मारी ना, तो ये कारपेट कहीं इधर आ गया, है ना, और ये डस्ट पार्टिकल यहीं के यहीं रह गए और यहाँ पे वो नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि ये आगे जा चुका है। कौन आगे जा चुका है? हमारा कारपेट आगे जा चुका है, तो जो धूल के कण है वहीं के वहीं रह के सीधे नीचे गिर जाते हैं ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल लो, अ मैन स्टैंडिंग इन अ मूविंग बस फॉल फॉरवर्ड एज सोन एज द बस स्टॉप। जो व्यक्ति खड़ा रहता है बस के अंदर, मूविंग बस के अंदर, वो गिर जाता है आगे की तरफ जैसे ही बस रुकती है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन ऑफ अपर पार्ट ऑफ हिज बॉडी। होता क्या है, ये बस का सरफेस है, ये वो व्यक्ति है, अब इसका जो लोअर पार्ट है ना वो अटैच्ड है, बिल्कुल कह सकते हो सटा हुआ है, किसके साथ? बस के फ्लोर के साथ। बस ने ब्रेक मारी तो ये पार्ट तो रुका, लेकिन ये वाला पार्ट अभी भी क्या है, मोशन में है, और इसी वजह से ये पार्ट क्या करता है, आगे को झुक जाता है, आगे को जाने की कोशिश करता है मोशन में रहने से, तो इसीलिए वो फॉल कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट ऑन ए स्टेशनरी बॉडी। दो इक्वल और अपोजिट फोर्स एक्ट कर रहे हैं कि स्टेशनरी बॉडी पे, क्या बॉडी मूव करेगी? विल द बॉडी मूव? गिव रीजन टू योर आंसर। और आपको यहाँ पे अपना जवाब बताना है भाई, रीजन के साथ बताना है। तो टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस कैंसल ईच अदर व्हेन बोथ ऑफ देम एक्ट ऑन द सेम बॉडी इन द सेम लाइन एंड बॉडी डज नॉट मूव। यहाँ पे तुमने एक गेम खेला होगा यार, टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर में यहाँ पे कुछ लगा देते हैं, रस्सी वगैरह कुछ नहीं भी लगाए हैं, तो यहाँ पे देखो दो चार लोग इधर होते हैं और इधर होते हैं, ठीक है। तो देखो होता क्या है, जब तक ये
इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा रहे होते हैं तो कोई नहीं गिरता, ना यही गिरते हैं ना यही गिरते हैं। लेकिन जैसे ही किसी ने ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो वो गिर जाता है। यहाँ पे भी वही है कि दो इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स अगर किसी बॉडी पे एक्ट करेंगे ना तो वो बॉडी बिल्कुल स्टेशनरी रहेगी, मूव ही नहीं करेगी, क्योंकि दोनों अपोजिट फोर्सेस इक्वल अमाउंट में हैं तो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो। बॉडी पे नेट फोर्स कैसा है? जीरो है। सो द बॉडी विल रिमेन स्टेशनरी ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से क्या होगा? बॉडी बिल्कुल स्टेशनरी रहेगी, उसी पोजीशन में रह जाएगी। टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट। वहाँ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट था, यहाँ मूविंग ऑब्जेक्ट हुआ कि दो इक्वल और अपोजिट फोर्स एक्ट कर रहे हैं एक मूविंग ऑब्जेक्ट पे। हाउ इज द मोशन इफेक्टेड? मोशन जो है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, रीजन भी देना है। इफ द फोर्सेज आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, अगर सेम लाइन पे फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं तो देन दे कैंसल ईच अदर एंड डू नॉट प्रोड्यूस एनी इफेक्ट ऑन द मूविंग ऑब्जेक्ट। जैसे वहां स्टेशनरी वाले के लिए दोनों अपोजिट थे, इक्वल थे, कैंसिल कर दे रहे थे, वैसे ही बॉडी मोशन में होने के वजह से भी दो फोर्सेस इक्वल है, अपोजिट है, तो वो भी क्या करेंगे, उनका नेट फोर्स हो जाएगा जीरो, तो मोशन जो है आपका अनअफेक्टेड रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, एन एरोप्लेन इज मूविंग यूनिफॉर्मली एट अ कांस्टेंट हाइट अंडर द एक्शन ऑफ टू फोर्सेस। हवाई जहाज को देखा ही उड़ते हुए, उड़े भी होगे तुम बैठ के। यूनिफॉर्मली मूव कर रही है एक अच्छी खासी हाइट पे अंडर द एक्शन ऑफ टू फोर्सेस। एक है अपवर्ड फोर्स और दूसरा है डाउनवर्ड फोर्स जो उसके वेट का है। ये तो ऊपर की तरफ लग रहा है और ये वेट उसका डाउनवर्ड लग रहा है। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द एरोप्लेन? एरोप्लेन के ऊपर नेट फोर्स कितना है? एज एरोप्लेन इज मूविंग यूनिफॉर्मली एट अ कांस्टेंट हाइट, लगातार यूनिफॉर्मली एक कांस्टेंट हाइट पे जा रही है, तो टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर वर्किंग हुज सम इज इक्वल टू जीरो। तो वो कैसा है? उस हाइट पे वो बिल्कुल इक्विलिब्रियम में है, जीरो है नेट फोर्स, मतलब डाउनवर्ड भी नहीं लग पा रहा है और ज्यादा हाइट भी नहीं एक्वायर कर रहा है वो, है ना। तो एक कांस्टेंट रेट के साथ आगे को मूव करता जा रहा है, तो यानी कि यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो जीरो है। Why does a person fall when he jumps out from a moving train? जब कोई चलती हुई गाड़ी के से बाहर निकलता है तो वो क्यों गिर जाता है? A person falls when he jumps out of a moving train because inside the train his whole body was in state of motion along with the train. ट्रेन के अंदर जब कोई व्यक्ति चल रहा है तो उसकी बॉडी भी क्या है? मोशन में है। ये ट्रेन आपका ये मोशन में है तो ये बॉडी भी आपकी मोशन में है साथ साथ। एंड ऑन जंपिंग आउट ऑफ द ट्रेन, जैसे ही ये बाहर निकलता है, द लोअर पार्ट ऑफ हिज बॉडी कम्स टू रेस्ट व्हेन हिज फीट टच द ग्राउंड व्हाइल द अपर पार्ट रिमेन इन मोशन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। यहाँ पे तो जमीन चल नहीं रही है, तो ये जैसे ही आएगा इसके कदम तो यहाँ पे रेस्ट में आ जाएंगे, लेकिन बॉडी क्या है? अभी भी मूव कर रही होगी, जिसकी वजह से ये क्या करता है? गिर जाता है इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। इट मेक्स हिम फॉल इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ट्रेन। और जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में ये ट्रेन जा रही थी, यानी इसका बॉडी जिस डायरेक्शन में मोशन में था ट्रेन के अंदर, उसी डायरेक्शन में ये जमीन पे गिरने के बाद भी गिरता है। Why does a coin placed on a card drop into the tumbler when the card is rapidly flicked with the finger? तो ऐसा क्यों होता है कि भाई क्या किया गया कि एक टम्बलर के अंदर कॉइन जो है आपका रखा हुआ था, ये 1 रुपए का सिक्का रखा हुआ था। जैसे ही हमने इस कार्ड को फ्लिक किया तो ये सिक्का डाउनवर्ड इसी में गिर गया, ये सिक्का आगे नहीं गया। क्यों? क्योंकि देखो, अ कॉइन प्लेस्ड ऑन अ कार्ड ड्रॉप्स इनटू द टम्बलर व्हेन द कार्ड इज रैपिडली फ्लिक्ड विद द फिंगर, बिकॉज व्हेन द कार्ड इज फ्लिक्ड, जब कार्ड को फ्लिक किया आपने, इट मूव्स अवे बट द कॉइन प्लेस्ड ऑन इट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट।
भाई आपने किसके ऊपर जो है फोर्स लगाया, आप कहोगे भाई कार्ड के ऊपर लगाया, तो फोर्स अगर कार्ड के ऊपर लगा है तो मोशन भी कार्ड के अंदर प्रोड्यूस होगा, तो कार्ड में मोशन प्रोड्यूस होगा और ये सिक्का क्या करेगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से कहेगा हमको यहीं का यहीं रहने दो, इसीलिए ये यहीं रह जाएगा। कार्ड जैसे ही मोशन में आगे जाएगा यहाँ खाली जगह हुई और ये सिक्का गिर गया ड्यू टू द पुल ऑफ ग्रेविटी, है ना। ग्रेविटी क्या करेगी, नीचे की तरफ हर चीज को खींचती है। तो ये सिक्का भी ऐसा तो नहीं कि कार्ड जाने के बाद हवा में रहेगा, बल्कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे गिर जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि वाई डज अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इन अ मूविंग ट्रेन कम बैक टू द थ्रोअर्स हैंड, है ना। ये सवाल देखो बहुत अच्छा है कि यहाँ पे कोई बंदा है जो कि अपनी कुर्सी पे यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। मान लो ट्रेन है, ट्रेन के अंदर ये अपनी कुर्सी पे ये कोई बंदा बैठा हुआ है। अब ये बॉल से खेल रहा है, ठीक। तो ये जैसे ही बॉल को उछालता है तो ट्रेन तो आगे मूव कर रही है, तो इसका बॉल कहाँ चला जाना चाहिए, पीछे की सीट वाले पे चला जाना चाहिए, है ना, यही होना चाहिए, पीछे की सीट वाली पे चला जाना चाहिए। लेकिन ये बॉल पीछे ना जाके ये बॉल आगे ही रहती है और फिर जैसे ही ये आगे बढ़ता है इसी के हाथ में ये बॉल गिरती है। ऐसा क्यों है, तो इसका एक ही रीज़न है कि भाई तुम भी मोशन में हो, वो बॉल भी मोशन में है ट्रेन के साथ। अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इन द मूविंग ट्रेन कम्स बैक टू द थ्रोअर हैंड्स बिकॉज, क्यों, एट द मोमेंट द बॉल वॉज थ्रोन, जैसे ही बॉल को ऊपर फेंका गया था, इट वॉज इन मोशन, वो मोशन में था, अलॉन्ग विद द पर्सन एंड द ट्रेन, पर्सन के साथ और ट्रेन के साथ वो बॉल भी मोशन में थी, वो बॉल भी आगे जा रही थी। ड्यूरिंग द टाइम द बॉल रिमेन्स इन एयर बोथ द पर्सन एंड बॉल मूव्ड अहेड, जब वो बॉल एयर में था ना तो बॉल भी आगे बढ़ा और वो पर्सन भी आगे बढ़ा थ्रू द सेम डिस्टेंस के साथ, और इसकी वजह से बॉल वापस कहाँ आ जाता है, थ्रोअर्स के हैंड में ही आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। अब ये एक्सप्लेन करना है आपको। व्हेन अ ट्रेन सडनली मूव्स फॉरवर्ड द पैसेंजर स्टैंडिंग इन द कंपार्टमेंट टेंड टू फॉल बैकवर्ड। बारी बारी से सबको देखते हैं। ये रहा आपका ट्रेन। अब यहां पे कोई व्यक्ति है, ये उसकी दो टांगे हैं, ये मुंडी है और ये यहां पे शक्तिमान की तरह खड़ा है। जैसे ही ट्रेन आगे को जाती है तो ट्रेन का जो लोअर पोर्शन है, भाई ट्रेन आगे को जा रही है तो इंसान का जो लोअर पोर्शन है जो अटैच है किसके साथ, ट्रेन के साथ, तो वो क्या करता है, वो मूव कर जाता है आगे की तरफ, और जो बॉडी है वो रेस्ट पोजीशन में ही रह जाती है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। इसीलिए पैर आगे को बढ़ गए और इसकी बॉडी पीछे को रह गई, इसीलिए ये फॉल कर जाता है फॉरवर्ड को, ठीक है। तो इनके कदम आगे को चले जाएंगे ट्रेन के साथ और इनकी बॉडी रेस्ट में रहेगी, तो इसकी वजह से ये पीछे को ही रह जाते हैं, गिरते हैं, और ये पूरी बात इसमें लिखी हुई है। फिर दूसरा वाला, व्हेन अ कॉरिडोर ट्रेन सडनली स्टार्ट, जब कॉरिडोर वाली ट्रेन सडनली स्टार्ट होती है तो स्लाइडिंग डोर ऑफ सम कंपार्टमेंट में ओपन, तो जो स्लाइडिंग डोर होते हैं ना कंपार्टमेंट के वो ओपन हो जाते हैं, ये भी बताना है। तो ये तो पढ़ लोगे तुम, हम आपको बताते हैं होता क्या है। ये ट्रेन है आपकी और ये ट्रेन के अंदर क्या है, फ्रेम लगा हुआ है। फ्रेम में ये देखो, ये रहे दरवाजे, ये रहा दरवाजा और ये रहा दरवाजा, और ये दरवाजा क्या करता है ना, स्लाइड करता है इसके ऊपर, फ्रेम के ऊपर। ये फ्रेम है आपका और ये आपके डोर्स हैं। डोर्स क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं इसके ऊपर। तो होता क्या है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से जो स्लाइडिंग डोर होते हैं वो आपके ओपन हो जाते हैं या क्लोज हो जाते हैं जब ट्रेन चलती है। ऐसा क्यों कि स्लाइडिंग डोर्स जो है यहां पे ट्रेन के मूव करने के साथ साथ किसी भी डायरेक्शन में जा रही हो, इस डायरेक्शन में अगर जा रही है तो ट्रेन के मूव करने के साथ साथ फ्रेम तो मूव कर जाता है, लेकिन ये जो स्लाइड करने वाले डोर है ना, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से पीछे को ही रह जाते हैं। तो इसीलिए या तो खुले रह जाते हैं या फिर जब ये
रुकती है ट्रेन, जब यहाँ पे स्टॉप होगी ट्रेन ना, तब भी इनके अंदर स्लाइडिंग ड्रोन पे वो स्लाइडिंग डोर्स में क्या होगा, मोशन होगा। तो ट्रेन तो एकाएक स्टॉप हो गई तो फ्रेम भी रुक गया, लेकिन जो डोर्स हैं वो अभी भी मोशन में है, तो वो या तो खुल जाते हैं या तो बंद हो जाते हैं जब ट्रेन सडनली स्टार्ट होती है या कहीं रुकती है। तो ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से होता है। पीपल ऑफन शेक ब्रांचेस ऑफ अ ट्री फॉर गेटिंग डाउन द फ्रूट। लोग अक्सर क्या करते हैं, जो टहनियां होती हैं ना, टहनियों को ही हिलाने लगते हैं फ्रूट्स पाने के लिए। तो रीजन क्या है कि रीजन इज दैट व्हेन ट्री इज शेकन ब्रांचेस मूव सडनली, द फ्रूट्स ऑन अकाउंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट फॉल। ये रहे आपके ब्रांचेस और इसमें लगे हुए हैं आपके फ्रूट्स, ठीक है। अब क्या हुआ, आप इस ब्रांच को, ये जो ब्रांच है, इस ब्रांच को आपने क्या कर दिया, शेक कर दिया। अब ये ब्रांच तो हिल रहा है, लेकिन ये कैसा रहना चाह रहा है, रेस्ट पोजीशन में रहना चाह रहा है, जिसकी वजह से ये यहां से टूट जाता है और नीचे की तरफ गिर जाता है। नेक्स्ट है कि आफ्टर अलाइटिंग फ्रॉम अ मूविंग बस, one has to run for some distance in the direction of bus in order to avoid falling। जब कोई व्यक्ति ट्रेन या बस से उतरता है ना, तो अगर बस इस डायरेक्शन में जा रही है तो यहाँ पे उसको बाहर निकल के जब वो जमीन पे कदम रखता है तो उसको थोड़ी दूर तक क्या करना चाहिए, दौड़ना चाहिए। क्यों दौड़ना चाहिए, वही बताना है आपको, गिरने से बचने के लिए दौड़ना क्यों चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे इसके बारे में। तो वन हैज़ टू रन फॉर सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ बस इन ऑर्डर टू अवॉइड फॉलिंग, अदरवाइज नहीं तो होगा क्या, द फीट विल सडनली कम टू रेस्ट while the upper part of the body in motion. Because of inertia of motion, he may fall down and get injured। कहना क्या चाहता है कि जैसे ही ये बंदा बाहर निकला, ये रहा वो शख्स जो कि बाहर निकला, तो एक्चुअली में इसके फीट क्या है ना, वो डायरेक्टली क्या होंगे, रेस्ट पे आ जाएंगे। रेस्ट पे आ जाएंगे किसकी वजह से, ग्राउंड पे पैर रखेगा तो, चल नहीं रहा है, दौड़ नहीं रहा है तो, और इसकी बॉडी जबकि कहाँ पे रहेगी, मोशन में ही रहेगी पूरी बॉडी, अपर पार्ट पूरा मोशन में ही रहेगा। और ये तुरंत कांटेक्ट में आने पे क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ पाए और रुक गए, लेकिन बॉडी मोशन में है तो ये वाला क्या हो जाएगा, आगे को फॉल कर जाएगा। जिस डायरेक्शन में बस जा रही है उस डायरेक्शन में आगे को फॉल करेगा। तो इसीलिए कोई उतरता है ना तो उसको थोड़ी दूर तक क्या करना चाहिए, दौड़ना चाहिए। नेक्स्ट है कि डस्ट पार्टिकल आर रिमूव्ड फ्रॉम अ कारपेट बाय बीटिंग इट। तो ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये रहा आपका वो कारपेट, ठीक है। तो यहां दूसरा डायग्राम बना रहे हैं, यहां इस तरफ से डंडी मारो, इसके ऊपर डस्ट पार्टिकल लगे हुए हैं। जब मैंने इसके ऊपर डंडा मारा, स्टिक मारा, तो ये कारपेट हमारा मूव करके ऊपर चला गया, लेकिन ये डस्ट पार्टिकल यहीं के यहीं रह गए जो इसके फर वगैरह में लगे हुए हैं, और ये यहीं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कहाँ चले आएंगे, नीचे चले आएंगे, ठीक है। इट इज एडवांटेजियस टू रन बिफोर टेकिंग लॉन्ग जंप। जब कोई लंबी दूरी के लिए कूद मारता है तो उसको क्या करना चाहिए, उसको चाहिए कि वो दौड़ता हुआ है ना, रनिंग करता हुआ है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए क्योंकि अ बॉडी इन मोशन कंटिन्यूज टू बी इन मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। वो दूर से दौड़ता हुआ आएगा ना, तो जब ये ऊपर जाएगा ना ऐसे, तो भी इसका जो बॉडी है वो क्या करेगा, वो ऊपर जाता रहेगा, है ना, आगे की तरफ बढ़ता रहेगा, यानी कि मोशन में रहेगा। तो इसकी कूद जो है और लंबी हो जाएगी जितनी अच्छे से ये रनिंग करके आके जंप करेगा। अब देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया इज मोर इन, किसके अंदर, इन सब में सबसे ज्यादा इनर्शिया किसके अंदर है, सबसे भारी कौन है, कार है क्या, ट्रक है क्या, हॉर्स कार, टॉय कार, खिलौना नहीं, कार से ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो ट्रक ही सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा भारी है। मास के ऊपर डिपेंड करता है हमारा इनर्शिया। तो सबसे ज्यादा मास किसका है, ट्रक का है, तो यानी कि सबसे ज्यादा इनर्शिया भी किसका होगा, ट्रक का होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि टेनिस बॉल एंड क्रिकेट बॉल। टेनिस बॉल कैसा होता है, वो लूज सा होता है, दब जाता है भाई, है ना, स्पॉन्जी टाइप का होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। क्रिकेट बॉल को देखोगे जो कि बिल्कुल हार्ड होता है,
दोनों स्टेशनरी हैं, तो टू स्टार्ट द मोशन इन देम लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर द क्रिकेट बॉल। गलत बात। लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर टेनिस बॉल देन फॉर द क्रिकेट बॉल। भाई यही तो सही है। सही बात है कि टेनिस बॉल को कम ताकत देनी पड़ेगी और क्रिकेट बॉल को ज़्यादा आपको फोर्स देना पड़ेगा करने के लिए। दोनों को सेम नहीं, नथिंग कैन बी सेड। अरे क्यों नहीं कह सकते भाई, कुछ कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ फोर्स इज नीडेड टू, फोर्स क्यों चाहिए? चेंज द स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ द बॉडी। हाँ भाई, इसी के लिए तो फोर्स चाहिए। कीप द बॉडी इन मोशन नहीं चाहिए इसके लिए। कीप द बॉडी स्टेशनरी नहीं नहीं नहीं, है ना। तो आपको किसके लिए फोर्स चाहिए? फोर्स इज नीडेड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द बॉडी। जब ये अप्रोप्रिएट दिया हुआ है तो बाकी किसी की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 3B। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में।